अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अंदलीब। और हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं, जहां पर अब से कुछ देर कबल एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स और नया एक कानून हुकूमत लेकर आई है, उसको आज चैलेंज किया गया है। और चैलेंज करने वाले कोई आम दरख्वास्त गुजार नहीं, बल्कि पाकिस्तान के दो नामवर नामी गिरामी सहाफ़ी हैं। एक का नाम है चौधरी गुलाम हुसैन और दूसरे हैं समी इब्राहिम। और वो ख़ुद समी इब्राहिम अब से कुछ देर कबल यहाँ पर आए थे, उन्होंने इन पर्सन आकर अपनी ये दरख्वास्त है ये दायर की है। अब देखना ये होगा कि अदालत इस दरख्वास्त को एंटरटेन करती है या नहीं। दूसरी जानिब अभी इस बिल का जो गज़ट नोटिफिकेशन है, यानी कानून बाकायदा तौर पर ये बना नहीं है। क्या इस ज़मन में हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट है या रजिस्ट्रार ऑफिस है वो इसको नंबर लगाएगा, इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, या फिर एतराज़ लग कर ये दरख्वास्त वापस जाएगी? बात करेंगे। आबिद साहब, आप बताइएगा, आपकी अभी यहाँ पर बात भी हुई है समी इब्राहिम साहब से, क्या वो ये कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी है उनको ये दरख्वास्त दायर करने की, और क्या उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर? इसकी सर बहुत सारी वजह हैं। एक तो सिर्फ उनका मसला नहीं है ये, इनफैक्ट ये सुप्रीम कोर्ट का मसला है, ये हर पाकिस्तानी का, हर शहरी का मसला है। जो आइन है पाकिस्तान का, वो उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि जो वफाकी हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरनल मामलात हैं उनके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक। एक बात। और दूसरी बात ये कि ये भी आइन का हिस्सा है कि कोई भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की इख्तियारात को बढ़ा तो सकती है, कम नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इनके पास ये कानून के जो ऑप्शंस मौजूद थे, ये एप्लीकेशन लेके आ गए। मजे की बात यह कि उसको नंबर लग गया। इस पे दो राह पाई जाती हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब तक कानून इन फील्ड नहीं हो जाता, इन प्रैक्टिस नहीं हो जाता, तो उस वक्त तक वो दरखास्त काबिल समात नहीं होती। वो दरअसल अभी नंबर जो है ना वो डायरी नंबर तो लग गया, लेकिन अभी इसके ऊपर इस डायरी नंबर लगने के बाद भी एक वो तलवार लटक रही है। हाँ जी, एक प्रोसेस है। लेकिन गालिब गुमान यही है कि ये टेकअप हो जाएगी। शायद उस वक्त तक इंतजार किया जाए जब तक जो कानून है वो सदर से जो दस्तखत का जो मामला है वो हल नहीं हो जाता, तो उसके बाद ये टेकअप हो जाएगी। जितने भी सीनियर लोगों से बात हुई है दिल भाई, सबका ये ख्याल है कि ये जो आर्टिकल 191 है ना, उससे मुतसादम है। ये जितनी भी कानून साजी इन्होंने की है अभी, ये उस बुनियादी आइन से मुतसादम है। और ये जितने सीनियर लोग हैं वो एक बात कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है वो प्रीवेल करता है, वो ज्यादा मोतबर होता है, ना कि कोई एक्ट जो है वो मोतबर होता है। और एक्ट जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अंडू नहीं कर सकता। अच्छा, अभी मैंने देखा आप लतीफ़ खोसा साहब के साथ कुछ गपशप लगा रहे थे। क्या वो क्या कहते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, हम ज़रा ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि हालात ठीक होंगे? पहले तो आप उनका बताएं जो लतीफ़ खोसा साहब से आपकी। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब से जो बात हुई, उनका भी ये कहना है कि एक तो जजेस को आपस में जो लड़ाई है ये बच्चों की तरह लड़ाई, उनको ख़त्म करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि वो एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की जो 50 टॉप जो जूरिस्ट हैं उनको बुला रहे हैं। वो ये लतीफ़ खोसा साहब? हाँ, लतीफ़ खोसा साहब उसको होस्ट कर रहे हैं। ओके। हाँ, और वो ये कह रहे हैं कि हम जो अगला एक रोड मैप है वो देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त आइन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होगा, और हम इसको सीरियस ले रहे हैं, और हम इसके ऊपर बाहर सड़कों पे निकलने का भी सोच रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, अपनी पार्टी पे, उस पार्टी को भी दावत देंगे? पार्टी ने, मैंने पूछा उनसे कि आपको पार्टी ने निकाल दिया? वो कहते हैं जी कि ये बिलावल तो उस वक्त जो है वो 25 साल का भी नहीं था, ये तो बच्चे थे उस वक्त जब हम इस पार्टी के सरबराह थे। जो तीर का निशाना ये हमारे पास था, और हमने जो पार्टी इनहेरिट की थी शहीद भट्टो से और बीबी रानी से, वो उस पार्टी का हिस्सा हूँ मैं, वो पीपल्स पार्टी हूँ मैं। कोई मुझे इस तरह से नहीं निकाल सकता। लेकिन थोड़ा सा वो मुझे डिस्टर्ब जरूर नजर आए कि आप देखें ना कि इस उम्र में जो है वो बंदा इस बात पे निकाल दिया कि यार कि ये ऑपोजिट बात क्यों करता है, ये किसी बात का को चैलेंज क्यों करता है, ये मुखालिफत में क्यों सोचता है। अच्छा, ये बात आपने नोट की होगी, चौधरी एतजाज अहसन साहब जो हैं वो हमेशा पार्टी लाइन से अगेंस्ट उन्होंने बात की है, लेकिन उनके बारे में कभी इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया। उनके पास कोई होता नहीं है ना सर? नहीं, नोटिफिकेशन आना या एक इवन बयान जारी होता है ना कि आप एक पार्टी के रहनुमा है और आप उस पार्टी की अगर जो एक लाइन है उससे हटकर बात करेंगे तो उस पर उनको रोका जाता है। अमूमन ये हमने देखा है, कोई भी सीनियर रहनुमा हो। एतजाज अहसन के बारे में जो रवैया है वो आसिफ अली जरदारी साहब का भी शुरू से लीनियंट रहा है। लतीफ़ खोसा साहब जो है, इनका आखिर अब ये देखें, इससे कबल आपको याद होगा वो मुस्तफ़ा नवाज खोकर, ये यंग एंड डायनेमिक पॉलिटिशियन, उसकी तो सेनेटरशिप ले ली। बिल्कुल, सेनेटरशिप ले ली। उसका कसूर क्या था? वो कह रहा है कि उसने कहा यार आज़म सवाती पे जुल्म हो रहा है। बिल्कुल यार, नदीम अफजल चंद, वो पहले उसका जो मामला हुआ था, दोबारा वो जो अब
और भुट्टो वाली उसमें बिलावल वाली टीम में वो चले गए हैं, लेकिन पहले उनके भी साथ इस तरह के मसाइल थे। अच्छा ये बताएं, चलें ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स तो इनकी आपस में चल रही है, जो आपने उनसे स्पेसिफिकली सवाल भी पूछा है बैकडोर जो राब्ते हैं, उसमें वो मुझे लगता है थोड़ा सा कन्विंस नजर आए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए वो सवाल के ऊपर, तो उससे ये लगता है कि कोई ना कोई बैकडोर हो रहा है। देखें कल आपने भी खबर दी, मुलाकातें हुई, जजेस की मुलाकातें हुई आपस में, अटॉर्नी जनरल यहाँ आए, उनकी पहले फाइज साहब से मुलाकात हुई, ये खबर मिस हो रही थी। अटॉर्नी जनरल की पहले फाइज साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई और उसके बाद चीफ जस्टिस के पास खुद गए फाइज साहब। बिल्कुल। तो ये जो अगर आप सारी चीज़ों को कनेक्ट करके देखें ना, तो चीज़ें थोड़ा सा समझ आती हैं कि क्या चल रहा है। नहीं आपको लगता है, मैंने तो कल भी अपनी एक वीडियो में ना ये आबिद भाई बात की है कि मुझे तो ये सब एक ऊपर से आप क्या ऊपर से ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं, दिखाया जा रहा है हमें, और अंदर से जो मामलात हैं वो जो सर्दमोहरी है वो वहीं की वहीं का बुनियादी इख्तिलाफ सर खत्म नहीं हो सकता। जो जजेस के दरमियान अभी जो रिफ्ट आया हुआ है वो इन मुलाकातों से खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, कल ये जरूर हुआ कि फाइज ईसा साहब का जो वजाती बयान था वो पीआरओ ऑफिस की तरफ से जारी हो गया, वो पॉजिटिव चीज, हाँ वो एक अच्छी चीज थी। अच्छा एक चीज ये भी मैंने देखी कि उमर अता बंदियाल साहब कोशिश कर रहे हैं चीजें ठीक करने की, जो उनकी इस वक्त कैपेसिटी में जजेस को बिठाया बेंच में। आज हमने देखा अतर मिनल्ला साहब उनके साथ बैठे हुए थे सुबह बेंच में, उनके करीबी लोग हैं, याया साहब भी बैठे हुए थे, चीफ जस्टिस के जो उनके करीबी लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस तो बारहा कोशिश करते हैं मगर उनको साथ ही जजेस पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता ना। ये बिल्कुल ये भी एक अनफॉर्चुनेट बहुत बड़ा इशू है। इसकी सर कीमत पूरा मुल्क भुगत रहा है। बिल्कुल। अगर इस वक्त ये सारे जजेस एक हो जाएं और ये सब जजेस इस बात के ऊपर कन्विंस हैं कि 90 रोज से ऊपर नहीं जा सकते आप, कोई देखे ना कोई एक जज भी इसका तो इनकार नहीं कर रहा ना कि इलेक्शन 90 रोज से ऊपर जाने की कोई गुंजाइश है। अच्छा एक बड़े मजे का सवाल आया मेरे जहन में, भूल जाऊंगा, ये लतीफ खोसर साहब से आप पूछते कि काजी फाइज साहब को बुलाएंगे अपने? ये मुझसे मिस हो गया, ये सवाल बड़ा पूछना चाहिए था मुझसे मिस हो गया। लेकिन देखें सब फाइजी साहब से भी सवाल पूछा गया था ना कि 90 रोज के ऊपर आप, लेकिन वो देखिए मेरी उसके ऊपर एक टेक है कि अ जज शुड नॉट एड्रेस मीडिया, और उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया है एक प्रॉपर चैनल के जरिए, अपना एक वजाहत उन्होंने जारी की है और वो उनको करना भी, अगर वो करते तो शायद मैं उनके ऊपर खुलकर तनकीद भी सर वो एक अलग बात है। मेरा सवाल सिंपल ये, वो बेशक मीडिया में ना बताएं, कोई भी गुंजाइश है आइन के अंदर के अगर इलेक्शन होना पड़ता है तो वो 90 रोज से ऊपर जा सकता है। अच्छा ये देखिए ना, इस पे सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर जजेस हैं जो आजकल मुखालिफ कैंप, वो भी एक कन्विंस्ड हैं इस बात के ऊपर और उनको भी मालूम है। और लेकिन मसला ये है कि अब सिर्फ पार्टीबाजी हो रही है, धड़ेबाजी हो रही है जजेस के दरमियान भी। अगर आपने हमारे हक में फैसला नहीं दिया तो हम आपके हक में फैसला नहीं देंगे, सिर्फ यहाँ तक ये लड़ाई है। इसमें इनको आइन और कानून वाला ना वो बिल्कुल क्लियर है, 90 रोज बच्चे को भी पता है, जजेस को भी पता है, मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी वो जाती अना और उसको तस्कीन पहुँचाने के लिए और चीफ जस्टिस किसी तरीके से वो क्रेडिट ना ले जाए। मुझे तो ये लगता है कि ये अब टांगे खींची जा रही हैं। बहरहाल मैं आखिर पे आपको ये बताऊं दिल से साहब, मैं ये देख रहा हूँ ये जो फ्लेटिस होटल में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है ना, इससे मुझे एक वकला तहरीक बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा इसके ऊपर बहस की जा सकती है, मुझे नहीं लगता अब वकला तहरीक इतना दमखम है, क्योंकि आपको याद होगा, आज हम ये भूल जाते हैं, जो पिछली दफ़ा वकला तहरीक थी जिसमें हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, उसके पीछे कौन था? ये यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। बस हम लोग, हमारी जमहूरियत जो है ना वो ISI से शुरू होकर ISI भी खत्म होती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।